अमरोहा के बावनखेड़ी गांव को 7 लोगों के खून से रंगने वाली शबनम की फांसी पर पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन अब ये फांसी होगी भी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि शबनम की फांसी टालने के लिए एक अर्जी यूपी गवर्नर के पास भेजी गई है, जिस पर गवर्नर ने न केवल सुनवाई की है बल्कि राज्य सरकार और जेल के प्रमुख सचिव को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। ऐसे में सवाल है कि क्या शबनम नहीं चढ़ेगी सूली? फांसी के फंदे से बच सकती है शबनम। सात लोगों की कातिल शबनम की टल सकती है फांसी। अमरोहा के बावनखेड़ी में 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली हैवान शबनम की अभी तक लोग फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे थे। भारत के इतिहास में शबनम वो पहली महिला थी। भारतीय कानून के मुताबिक फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन शबनम को नजदीक से जानने वालों के लिए ये वो पल था जब उन्होंने राहत की सांस ली थी, क्योंकि शबनम ने अपने इश्क के जुनून में जो खूनी खेल खेला था, उससे 12 साल बाद भी लोगों की रूह कांप उठती है। उम्र कैद में बदल सकती है शबनम की फांसी की सजा। शबनम की अर्जी को यूपी गवर्नर ने सुना। 14 अप्रैल 2008 की रात में अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अपने ही घर के अंदर खूनी होली खेली थी। घर पर सो रहे मां बाप के साथ ही अपने मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया था। इसी गुनाह में शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति की तरफ से खारिज होने के बाद माना जा रहा था कि शबनम को फांसी होना तय है, और इसके लिए मथुरा जेल में बकायदा ट्रायल भी हुआ था। अब शबनम की फांसी की सजा मामले में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग करने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की वकील सहर नकवी ने जो अर्जी दाखिल की है, उसकी दलीलों के मुताबिक शबनम महिला है। आज़ाद भारत में अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है, और तीसरी सबसे अहम दलील ये दी गई है कि इसका असर शबनम के 13 साल के बेटे ताज उर्फ बिट्टू के भविष्य पर पड़ सकता है। दलील ये दी गई है कि ताज उर्फ बिट्टू अकेला है, परिवार में अब उसके साथ कोई भी नहीं है, और अगर शबनम को फांसी पर लटकाया जाता है तो उसके मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। समाज के तानों से उसका भविष्य अधर में लटक सकता है। इसलिए शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देना चाहिए। एडवोकेट सहर नकवी की अर्जी में यह भी कहा गया है कि मां के गुनाहों की सजा उसके बेटे को कतई नहीं दी जा सकती है। हालांकि ये सारी दलीलें ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही रखी जा चुकी हैं। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 में हुए थे 7 कत्ल। शबनम ने अपनी प्रेमी सलीम के साथ मिलकर किए थे कत्ल। माता पिता और मासूम भतीजे समेत की थी परिवार के 7 लोगों की हत्या। 15 जुलाई 2010 को अमरोहा की कोर्ट ने शबनम और सलीम को दी थी फांसी की सजा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा रखी थी बरकरार। राष्ट्रपति भी शबनम की सजा बदलने की याचिका कर चुके थे खारिज। आजाद भारत की पहली महिला है शबनम, जिसे फांसी होने वाली थी। शबनम को फांसी दिए जाने की तारीख पर कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन इससे पहले ही हाई कोर्ट की महिला वकील सहर नकवी ने यूपी गवर्नर को अर्जी भेजकर शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की, जिस पर गवर्नर ने मामला यूपी सरकार को सौंप दिया है और नियमों के मुताबिक उचित निर्णय लिए जाने के आदेश दिए हैं। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये सच है कि आज तक कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई है, और इसीलिए मैंने राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा कि पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान के महिलाओं के प्रति एक ऐसी छवि बनी है कि हिंदुस्तानी लेडी एक मशहूर है। ये चीज़ स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में महिलाओं को, स्पेशल सम्मान मिलता है हमारे देश में महिलाओं को। ऐसी जगह अगर फांसी दे दी जाएगी एक महिला को, वो भी पहली बार, तो पूरे देश दुनिया में एक चर्चा का विषय बनेगा कि हिंदुस्तान में एक महिला को फांसी दे दी गई। इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय को एक दया के तौर पर पत्र लिखा कि इसकी फांसी को, मैं ये नहीं कह रही कि फांसी माफ़ कर दी जाए, लेकिन उस सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। महिला होने के नाते फांसी की सजा बदलने की मांग। अर्जी में कहा गया, देश में अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है। अर्जी में दलील, शबनम को फांसी दिए जाने से पूरी दुनिया में देश की छवि
खराब होगी। शबनम द्वारा किए गए अपराध में उसकी सजा का तरीका बदला जा सकता है। शबनम के इकलौते बेटे 13 साल के ताज उर्फ बिट्टू का हवाला देकर भी सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग। अर्जी में कहा गया, शबनम को फांसी दिए जाने से उसके बेटे के भविष्य पर पड़ेगा गलत असर। फांसी की वजह से सामाजिक परिस्थितियों के चलते बच्चे के मानसिक विकास और भविष्य पर पड़ सकता है बुरा असर। मां के अपराध की सजा बच्चे को दिए जाना कतई नहीं होगा न्याय संगत। एडवोकेट सहर नकवी की इन दलीलों के साथ ही दी गई दया अर्जी से 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली खूनी शबनम की फांसी में नया मोड़ आ गया है। शबनम के आशिक सलीम की दया याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अर्जी में गवर्नर के दखल से माना जा रहा है कि शबनम की फांसी की सजा टल सकती है, जिसका उसके परिवार समेत अमरोहा के पावनखेड़ी गांव का हर शख्स बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपने प्यार की खातिर परिवार के ही 7 लोगों को मौत के घाट उतारने की गुनाहगार शबनम को फांसी के फंदे से बचाने की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। ऐसे में शबनम इसी आधार पर अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मोबाइल से सेल्फी लेते हुए लोगों का क्रेज हर कहीं देखने को मिलता है, फिर वो पहाड़ हो, उफनाती नदियां हो या फिर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां। हर कहीं लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने से नहीं चूकते। लेकिन इस बार हरदोई की एक दुल्हन ने सेल्फी लेने के लिए सारी हदें पार कर दी, जिससे उसकी जान चली गई। इस रिपोर्ट में देखिए सेल्फी वाला किलर स्टंट। बंदूक के साथ सेल्फी लेना पड़ा महंगा। माधोगंज की रहने वाली राधिका की शादी 2 महीने पहले हरदोई के रहने वाले आकाश के साथ हुई थी। बताया जा रहा है, घटना वाले वक्त राधिका घर पर मौजूद बंदूक के साथ सेल्फी ले रही थी। इसी दौरान अचानक गोली चल गई और राधिका जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के लोग और परिवारीजन राधिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। कस्बा शाहाबाद में एक पति पत्नी के द्वारा कथित रूप से सेल्फी लेते समय गोली चल जाने की घटना का एक तथ्य वायरल हुआ था। इसमें महिला की डेथ हुई थी। महिला के परिजनों ने उसमें दहेज मृत्यु में अभियोग पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दी गई थी और सेल्फी के चक्कर में चली गोली राधिका के गले में जाकर फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटी को गोली लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे राधिका के परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया और ससुराल वालों पर बेटी के कत्ल का आरोप लगाया। परिवार के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। पुलिस टीम ने मौके पर मिली बंदूक और राधिका के मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया। पुलिस भी इसे सेल्फी लेने के दौरान हुई घटना ही मान रही है। वहीं राधिका के परिवार वालों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया है और राधिका के पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक राधिका के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया गया है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। इससे अभियोग पंजीकृत भी कराया गया है, लेकिन हम लोगों द्वारा सभी तथ्यों पर छानबीन की जा रही है। उनके मोबाइल बरामद हुए हैं। फोरेंसिक टीम द्वारा हमें कई तथ्य समझ में आए हैं। इसके अलावा जो असलहा है वो भी बरामद किया गया है। सभी तथ्यों की छानबीन कर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सेल्फी का क्रेज लोगों पर इस कदर हावी हो रहा है क्योंकि मामूली सी चूक कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। बंदूक जैसे खतरनाक हथियार के साथ सेल्फी लेना खौफनाक स्टंट ही कहा जाएगा। हरदोई से एबीपी गंगा के लिए रंजीत कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश जारी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। तेज बहाव और कटान से लोगों की जिंदगियां हलकान हो रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोग मौत से जूझते दिखाई दे रहे हैं। आपदा के आपातकाल की इन तस्वीरों को आप भी देखिए। मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। भारी बारिश का पानी मैदान में उतरा।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। मुरादाबाद की कई नदियों में भारी बारिश का पानी आने से उफान है। रामगंगा, कोसी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से नदियों के उस पार खेती करने वाले किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। तेज बहाव का यह असर है कि नदी पार करने के लिए बनाए गए लकड़ी का पुल भी बह गया है। उफनाती नदियों को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम लगातार नदी के आसपास बसे गांवों में चेतावनी जारी कर रही है। हम लोग रेवेन्यू विभाग से मिलके जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में बाढ़ की स्थिति में सभी गांव जो नदियों के किनारे बसे हुए गांव हैं जो खेती के लिए इधर से उधर जाते हैं, वो कच्चे पुल या भैंसा बुग्गी से पास करते हैं, तो उनको हम लगातार चेतावनी जारी करते हैं कि कृपया करके इस समय जब नदियाँ जो है वो उफान पे हैं, इस समय जो है नदियों को इस तरह के कच्चे या छोटे पुलों से पार ना करें। कहीं नदी के उफान से दहशत में लोग, कहीं तेज बहाव में बह गई कारें। भारी बारिश का असर सहारनपुर में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के पानी से जिले की कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के तेज बहाव को समझने के लिए ये दो तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीरें जिले की बरसाती नदी बादशाही बाग नदी का है, जिसके तेज बहाव में दो कारें फंसी दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर जिले के शाकुंभरी देवी मंदिर के पास बहने वाली नदी में भी देखने को मिला। नदी में उफान देखकर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया और देवी दर्शनों को आए श्रद्धालुओं ने ऊंचे स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मंदिर परिसर में प्रसाद और खेल खिलौने की दुकान लगाने वाले दुकानदारों का सामान भी बह गया। तेजी से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। चपेट में आई नदियों के आसपास के गांव। सीतापुर में उफनाई सरयू नदी के पानी से 2 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। लगभग 10,000 आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गई है। इस दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। पीने का साफ पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है और चौगिरदा पानी घिर चुका है। बाढ़ से बहुत आदमी पीड़ित है। हम सब बहुत दुखी हैं। शासन द्वारा कोई खबर नहीं ली जाती है। आखिरी के तरफ चारों तरफ पानी भर लिया है और बहुत शौचालय हर चीज़ के लिए, आटा पिसान जाने के लिए, दुकान जाने के लिए तकलीफ है। न कोई नाव है, न 10 दिन से लेखपाल आते हैं, न कोई शासन आता है। बहुत लोगन का दिक्कत है, महिलाओं को बहुत तगड़ी दिक्कत है। ऐसी के रास्ता खत्म हो गया है शंकरपुरवा के सब। हाँ, हमारे गांव में नाव नहीं है। शंकरपुरवा में बहुत तकलीफ है। ललितपुर में उफनाती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। जखौरा इलाके में खेड़र नदी का जलस्तर इतना बढ़ किसी तरह डूबे लोगों की जान बचाई गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान बना हुआ है और तेज बहाव की वजह से किनारे पर कटान भी जारी है, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों में दहशत है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से किनारे के गांवों को खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांवड़िए प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी कांवड़ यात्रा की तैयारी में हैं तो प्लान बदल लीजिए, क्योंकि बॉर्डर बंद है, कांवड़ पर प्रतिबंध है। कांवड़ यात्रा के आड़े आई महामारी। चप्पे चप्पे पर तैनात खाकीधारी। सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा के आड़े महामारी आ गई है। कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है उसे देश नहीं भूला है और भूल से भी कोई गलती करना नहीं चाहता। इसलिए कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने का महत्व है और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब जल हरिद्वार से भरा जाए। लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर कांवड़ यात्रा की वो अद्भुत तस्वीर अब नजर नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के साथ साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।
हरिद्वार में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हरिद्वार को 4 सुपर जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। नारसन और भगवानपुर बॉर्डर पर पीएसी तैनात कर दी गई है। वहीं कोविड नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये तैयारी सिर्फ कोविड नियमों को तोड़ने वालों के लिए नहीं है, बल्कि लोगों तक गंगा जल पहुंचाने के लिए भी तैयारी की गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा को रद्द करने के साथ ही प्रशासन ने लोगों तक गंगा जल पहुंचाने का प्रबंध भी किया है। लोगों तक गंगा जल पहुंचाने की तैयारी। बॉर्डर पर गंगा जल भरा टैंकर रहेगा उपलब्ध। बॉर्डर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा गंगा जल। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने पीएसी तैनाती शुरू कर दिया है और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफ़ी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। और दूसरा, यदि कोई कावड़िया ऐसे आते हैं बॉर्डर से, उनके वापस किया जाएगा। यदि किसी अन्य रूप में आके यहाँ कावड़े का वेश पहने जाएंगे तो फिर उनका क्वारंटाइन का भी प्रावधान है। उनका विधिवत कार्रवाई भी हम करेंगे। एक तरफ हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हरिद्वार बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है, तो वहीं सभी बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है। नारसन बॉर्डर पर कोरोना जांच के बाद एंट्री दी जाएगी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं। शासन ने जो निर्णय लिया है उसके क्रम में ही अब हरिद्वार के जितने भी बॉर्डर हैं वो सब कांवड़ यात्रियों के लिए सील कर दिए जाएंगे। इसी की निगरानी रखते हुए हमारे नारसन बॉर्डर में भी अभी तक भी लगातार हम लोग पैसेंजर्स को और आने वाले लोगों को, आगंतुकों को स्क्रीन कर रहे हैं। अब ये स्क्रीनिंग प्रोसेस और दृढ़ता के साथ की जाएगी एवं कोई भी जो कांवड़ में इस इंटेंशन से यदि प्रवेश कर रहा है तो उनका आगमन हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ प्रॉपर समन्वय स्थापित करके उसको नियंत्रित करेंगे। फिलहाल कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद न बढ़े, इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। और ऐसे में पहली ही फुर्सत में कांवड़ यात्रा को जहां रद्द कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड नियमों का पालन सख्ती से हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।